हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का अपना न्यू टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से इन्फ्लामेटरी हार्ट डिजीजेज। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी को भी बनना है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेस को रेगुलर लेते रहिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे सभी को अच्छे से समझ में आ सके सारे टॉपिक्स और कोई डाउट्स ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज इन्फ्लामेटरी हार्ट डिजीजेज। इन्फ्लामेटरी हार्ट डिजीजेज होती क्या है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। इन्फ्लामेटरी हार्ट डिजीजेज वो होती है जो कि हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। तो मोस्टली हार्ट के अंदर इन्फ्लामेटरी डिजीज मोस्टली तीन होती है: पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। अब ये होती क्या है वो समझिए। जैसे हार्ट होता है, हार्ट की तीन लेयर होती है। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियम। फिर उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है मायोकार्डियम। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, वो होती है एंडोकार्डियम। तो ये जो तीनों लेयर होती है इनके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है वो अपन पढ़ेंगे इन्फ्लामेटरी हार्ट डिजीज। तो उसमें सबसे पहले आता है पेरिकार्डाइटिस, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, पेरिकार्डियम, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डाइटिस। डेफिनेशन देखिए: इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। वही है कि जो बाहर वाली जो लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डाइटिस। नाउ आफ्टर डेफिनेशन, व्हाट इज द इटियोलॉजी बिहाइंड पेरिकार्डाइटिस, यानी कि पेरिकार्डाइटिस होने का रीज़न क्या है। मोस्टली जो इसका रीज़न होता है वो होता है इडियोपैथिक, यानी कि अननोन। इसका कोई रीज़न अपने को पता नहीं है कि पेरिकार्डाइटिस होता क्यों है। फिर उसके बाद जो मोस्ट कॉमन कोज मानते हैं या देखने को मिलता है वो होता है इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से पेरिकार्डाइटिस का होना। उसके अंदर सबसे मोस्ट होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में जैसे हो गया HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। तो ऐसे काफ़ी टाइप्स के वायरस होते हैं। मोस्टली HIV और इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है पेरिकार्डाइटिस। और अगर पेशेंट किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई का हो गया, स्टेफाइलोकोकाई का हो गया, इनका जो इन्फेक्शन होता है उनकी वजह से भी क्या कोज हो सकता है? पेरिकार्डाइटिस। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। फंगल में आता है कि माइकोटिक जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। फिर इन्फेक्शन के बाद देखते हैं कि पोस्ट कार्डियक सर्जरी। अगर कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, जैसे मान लो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर हो गया, CABG हो गया, या कोई स्टंटिंग वाली सर्जरी हो गई, एथरेक्टोमी की है, तो अगर ये सर्जरी हुई है उसके बाद भी क्या डेवलप हो सकता है? पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पोस्ट कार्डियक सर्जरी। फिर आता है नेक्स्ट रीनल फेल्योर। अगर किसी पर्सन को रीनल फेल्योर हो गया है तो उसको भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ऐसा क्यों होता है रीनल फेल्योर के अंदर? क्योंकि अगर जो किडनी है, रीनल फेल मतलब कि वो जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है किडनीज। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो पेरिकार्डियम होती है लेयर, वो दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक तो विसरल और एक पेराइटल। विसरल और पेराइटल लेयर से बनी हुई होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा विसरल और पेराइटल लेयर के बीच में, उसके अंदर रीनल का वर्क नहीं करने से, यानी किडनी का वर्क नहीं कर पाने, ढंग से नहीं करने की वजह से क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, जो पेरिकार्डियम स्पेस है वहाँ पे। तो इस वजह से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। फिर आता है ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस भी कोज कर सकता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो भी क्या कोज कर सकता है, पेरिकार्डाइटिस कोज कर सकता है। ये भी एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो क्या कोज कर सकता है, पेरिकार्डाइटिस कोज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? तो ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, किसी भी एटियोलॉजी की वजह से, यानी कि कोई इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होगा, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, और फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगा पेरिकार्डियम के अंदर। और अगर फाइब्रोसिस हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन जो पेरिकार्डाइटिस हुआ है उसका इन्फेक्शन अगर काफ़ी समय से है तो वो किसको लीड करता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को लीड करता है। और अगर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया पेशेंट को, काफ़ी समय से पेरिकार्डाइटिस क्रोनिक टाइम से चल रहा है, तो वो किसको लीड करेगा, हार्ट फेलियर को। फाइनली हार्ट फेलियर हो जाएगा पेशेंट के। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, जिसमें कि इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिकार्डियम के अंदर, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट होगा पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होने लग जाएगा, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगा, और फाइब्रोसिस डेवलप होने की वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को लीड करेगा, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस किसको लीड करेगा, हार्ट फेलियर को लीड करेगा। हार्ट फेलियर क्या होता है वो अपन देखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो नेक्स्ट डिजीज आएगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि हार्ट फेलियर क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब कैसा होगा वो देखते हैं कि जो चेस्ट पेन होगा वो होगा रेट्रोस्टर्नल एंटीरियर चेस्ट पेन, यानी कि जो रेट्रोस्टर्नल पेन का मतलब क्या होता है, जो स्टर्नम बोन होती है उसके जस्ट बिहाइंड जो पेन होता है ना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल। फिर जो चेस्ट पेन होगा वो कफिंग करने से या इंस्पायरेशन करने से इंक्रीज होगा। अगर पेशेंट कफिंग करेगा या इंस्पायरेशन करेगा, ब्रीथिंग करेगा, तो उसका जो पेन होगा वो चेस्ट में जो पेन होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब सांस लेने से पेशेंट को चेस्ट पेन ज़्यादा होगा। पेन इंक्रीज इन द लेइंग डाउन। अगर पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में है, यानी कि जो पेन इंक्रीज इन लाइंग डाउन पोजीशन। अगर पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में है तो पेशेंट को पेन होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन जो पेन होगा वो डिक्रीज होगा किसके अंदर, अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है विथ लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ होगा पेन में। तो इसको देखते हैं कि पेन इंक्रीज इन लाइंग डाउन। अगर पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में है तो पेशेंट को पेन इंक्रीज होगा, और अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है और थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गए तो पेशेंट को पेन के अंदर रिलीफ मिलेगा, जो चेस्ट पेन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर जो पेशेंट के पेन हो रहा है वो हाई पिच स्क्रैची साउंड का पेन होगा, और उसी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। तो ये पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब क्या होता है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब वो होता है कि जब पेशेंट के पेन होता है उसकी जो कंडीशन होगी वो होगी हाई पिच स्क्रैची साउंड, यानी कि जब पेशेंट ब्रीथिंग करेगा तो उसके अंदर कैसा साउंड देखने को मिलेगा, हाई पिच स्क्रैची साउंड देखने को मिलेगा। फिर चेस्ट पेन के बाद आता है सेकंड, फीवर विथ चिल्स। पेशेंट को फीवर होगा और चिल्स होगा। ऐसा क्यों होगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो किसी भी पेशेंट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फीवर होगा और चिल्स होगा। फिर इंक्रीज WBC काउंट एंड ESR। अगर पेशेंट के अंदर अगर वो डायग्नोसिस करेंगे तो उसके अंदर WBC का काउंट बढ़ा हुआ होगा और ESR भी बढ़ा हुआ होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है इस वजह से। फिर नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर और फीचर्स ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कि जो हार्ट फेल होता है, यानी कि हार्ट फेलियर होता है, उसके जो भी सिम्टम्स होंगे वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे।
अब ये पता होना चाहिए कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वो अपन पढ़ेंगे कि जो हार्ट फेलियर क्या होता है, उसके अंदर अपन सारा पढ़ेंगे कि हार्ट फेलियर क्या होता है और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। पेरिकार्डाइटिस अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसका पता कैसे लगेगा। तो सबसे पहले अपन करेंगे उसकी हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन से अपने को पता लग जाएगा कि पेशेंट को कोई पोस्ट कार्डियक सर्जरी तो नहीं हुई है या कोई रीनल फेलियर तो नहीं है, और कि पेशेंट की जो इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में तो नहीं आया है, तो वो अपने को हिस्ट्री कलेक्शन से पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर अपन चेक करेंगे कि पेशेंट का जो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब चेक करेंगे ऑस्कल्ट करके, जिसकी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन देख सकते हैं जैसे जो पोजीशन है पेशेंट की, उससे कि पेशेंट को पोजीशन से कुछ चेस्ट पेन में फ़र्क हो रहा है या नहीं हो रहा पोजीशन चेंज करने पे, तो वो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। साथ ही इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब चेक करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट ईसीजी करेंगे पेशेंट की। तो उसके अंदर क्या होगा, जो 12 लीड ईसीजी करेंगे उसके अंदर अपने को एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हुआ मिलेगा। अगर पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है तो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगा ईसीजी के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे भी करके अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है या और कोई डिजीज़ हुई है। तो इससे कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को अगर पेरिकार्डाइटिस हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे के अंदर इन्फेक्शन हुआ मिलेगा और इन्फ्लामेशन दिखेगा चेस्ट जो हार्ट है की लेयर है पेरिकार्डियम उसके अंदर। फिर आता है 2D इकोकार्डियोग्राफी। 2D इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर इकोकार्डियोग्राफी से अपने को हार्ट की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्ट्रक्चर को अपने को पता लग जाएगा कि हार्ट किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, या जो साइज है हार्ट की वो तो बड़ी नहीं है, तो इसके अंदर भी अपने को इन्फ्लामेशन का पता लग जाएगा। फिर उसके बाद अपन कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से अपने को पता लग जाएगा कि पेशेंट को WBC का लेवल बढ़ा हुआ है या और कोई भी, जैसे WBC का नॉर्मल काउंट होता है उससे अगर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, ये अपने को पता लग जाएगा। फिर ESR का लेवल भी अपने को बढ़ा हुआ मिलेगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इन्फेक्शन की कंडीशन में ESR का जो लेवल है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। उसके अलावा अपन CT स्कैन और MRI कर सकते हैं। CT स्कैन और MRI में भी अपने को देखने को मिलेगा कि जो हार्ट है उसकी जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है। CT MRI अपन कब करते हैं जब अपने को चेस्ट एक्सरे से अपने को पता नहीं लग पा रहा है कि पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, CT स्कैन या MRI करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है पेरिकार्डाइटिस का। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले पेशेंट को देंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी में जैसे एग्जांपल देखते हैं मोस्टली यूज़ आता है वो एस्प्रिन दे सकते हैं या फिर डाइक्लोफेनिक दे सकते हैं, और काफ़ी सारे एग्जांपल है जैसे आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, एस्प्रिन वगैरह अपन पेशेंट को दे सकते हैं। ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि कौन सी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी है। फिर उसके अलावा एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स में मोस्टली मॉर्फिन यूज़ में आता है। मॉर्फिन के अलावा एसिटामिनोफेन भी दे सकते हैं। तो पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे पेन को रिलीव करने के लिए। फिर आता है एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है। एंटीबायोटिक का एग्जांपल जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, और भी काफ़ी एग्जांपल है जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है पेशेंट को। फिर उसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, कि अगर पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है और अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, फिर जो डॉक्टर है वो करता है
सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें एक सर्जरी होती है जिसका नाम है पेरिकार्डेक्टोमी। पेरिकार्डेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर 2 लेयर से बनी हुई होती है, एक तो विसरल और एक पेराइटल। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वहीं इसका जो इन्फेक्शन होता है पेरिकार्डाइटिस होता है पेरिकार्डियम का। तो वहाँ पे जहाँ पे भी जो इसकी जो लेयर है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ की जो लेयर है उसको सर्जिकल मैनेजमेंट से वहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं इंसिजन लगा के, जिससे कि वहाँ की जो फर्दर इन्फ्लामेशन है वो स्प्रेड ना हो और अपन उसको ट्रीट कर सके। तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पेरिकार्डियम लेयर इज नोन एज पेरिकार्डेक्टोमी। नाउ नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन, कि अगर पेशेंट को कोई भी सर्जरी पेरिकार्डेक्टोमी हुई है या पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो उसके अंदर नर्सेज का क्या रोल होता है या नर्सिंग इंटरवेंशन नर्सेज क्या क्या करती है हॉस्पिटल के अंदर। तो उसमें सबसे पहले नर्स को क्या करना होगा कि जो फिजिकल एक्टिविटी है पेशेंट की वो कम करनी होगी ताकि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो। अगर फिजिकल एक्टिविटी पे पेशेंट ज़्यादा करेगा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होगी। फिर आता है कि नेक्स्ट है सिटिंग द पेशेंट विथ लीन फॉरवर्ड और हाई फाउलर्स पोजीशन, कि जो पेशेंट की जो पोजीशन है वो कौन सी रखनी है, हाई फाउलर्स रखनी है। इसके अंदर पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में क्या होता है, सिटिंग द पेशेंट विथ लीन फॉरवर्ड, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखना है और थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर बैठने को कहना है। ऐसा क्यों करना है, ताकि पेशेंट का जो चेस्ट पेन हो रहा है वो कम हो सके। फिर नेक्स्ट में आता है कि जो नर्स है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, इस वजह से ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। फिर उसके अलावा वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है ताकि इन्फेक्शन का पता लगाए। मोस्टली इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसका मॉनिटर करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है इसलिए। इसके अलावा भी काफ़ी नर्सिंग इंटरवेंशंस है, जैसे पेशेंट को कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना या कि म्यूज़िकल थेरेपी वगैरह देना और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। काफ़ी सारे नर्सिंग इंटरवेंशन है जिससे अपन पेशेंट को ट्रीट करते हैं या नर्सिंग इंटरवेंशन से पेशेंट की जो क्योर है उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें अपन ने पढ़ा कि पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स किस वजह से पेरिकार्डाइटिस होता है और पेरिकार्डाइटिस किस वजह से होता है। फिर देखा इसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर साइन सिम्टम्स के बाद देखा डायग्नोसिस के बाद इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो देखा मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद देखा कि नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होती है। तो आज अपन ने पढ़ा पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे इसकी जो नेक्स्ट सेकंड लेयर, मतलब कि जो मिडिल लेयर होती है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, यानी कि मायोकार्डाइटिस। अगर आपको पेरिकार्डाइटिस जो आप आज अपन ने पढ़ा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।